हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात की थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 तक यानी 3 क्वेश्चन हमने उसमें हल किए थे दोस्तों। और आज हम आगे के क्वेश्चनों का के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस ध्यान से इन्हें समझना है, ठीक है। आपको बस इनको ध्यान से समझना है, और अगर आपने इनको ध्यान से समझा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपको बाहर का कहीं का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चला स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल पढ़ लिया था। आज के क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 3 तक हमने हल जो है पिछले वीडियो में कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला है देखो, और मैंने बताया था जो साइंस होता है दोस्तों, इसमें जैसे मालूम क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर में से, वो अ ब स के रूप में, यानी कि अ ब स द इस प्रकार से अलग अलग पार्ट के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में कि पीएच, देखो हमने पीएच के बारे में जाना था, वैसे हमने वीडियो बना रखी है पीएच के बारे में पूरा डिटेल से, वहां से भी जाके आप देख सकते हो। तो पीएच में पी और एच का अर्थ बताना है, ध्यान समझना। पीएच में क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का कि पीएच में, ध्यान देना, पीएच में पी व एच का अर्थ बताइए, ये हमें बताना है, ठीक है ना। पी और एच का हमें अर्थ बताना है कि इनका क्या तात्पर्य होता है, इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने पीएच स्केल पढ़ा था तो उसमें पीएच था। तो यहाँ पर दो वर्ड है दोस्तों, तो ध्यान देना, यहाँ पर पीएच जो है इसमें दो वर्ड हैं, और एक तो है पी और एक है एच। ध्यान समझना दोस्तों, एक तो है पी और एक है एच, दोनों का ध्यान समझना, दोनों का अलग अलग मतलब होता है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। क्या क्या अर्थ होता है ध्यान समझना। पी जो है वो एक जर्मन भाषा के शब्द, ध्यान देना, जर्मन भाषा के शब्द अपन कह सकते हैं, जर्मन भाषा एक शब्द है और उसका नाम है दोस्तों पुंसास। क्या नाम है? पुंसास। यानी कि जो पी है वो एक जर्मन भाषा के शब्द पुंसास से बना होता है और इसका अर्थ होता है शक्ति। पुंसास अर्थात अपन इसको क्या कहेंगे? शक्ति, ठीक है। तो यानी पी जो होता है वो शक्ति का सूचक होता है। किसका सूचक होता है दोस्तों? शक्ति का सूचक होता है, समझ लेना। पी जो है वो एक जर्मन भाषा के शब्द पुंसास अर्थात अपन कह सकते हैं कि शक्ति का सूचक होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एच का मतलब क्या होता है, एच का क्या अर्थ होता है? तो देखो यहाँ पर एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से। किससे? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का सूचक होता है। H किसका सूचक होता है दोस्तों? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का सूचक होता है। तो अगर अपन किसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच में पी और एच का अर्थ बताइए, या पी और एच किसको सूचित करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि जो पी है वो एक जर्मन भाषा के शब्द पुंसास अर्थात शक्ति का सूचक होता है, और एच जो है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का सूचक होता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे ढंग से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ब के रूप में दिया गया है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, ध्यान देना, लिख देता हूं मैं, ब के रूप में है मिट्टी की, ध्यान सुनना दोस्तों, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किस लवण का, ध्यान देना, किस लवण का या अपन कह सकते हैं किस यौगिक का, किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो हम आंसर देंगे यहाँ पर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल क्वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दोस्तों मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, उसका स के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर स के रूप में क्या है कि ध्यान दीजिएगा, यदि किसी विलयन, ध्यान सुना, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, लिख देता हूं मैं, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ध्यान देना दोस्तों, किसकी सांद्रता? हाइड्रोजन आयनों, है ना। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल प्रति लीटर हो तो उस विलयन की पीएच ज्ञात कीजिए
और साथ में हमें बताना है कि विलयन की प्रकृति है ना, विलयन की प्रकृति क्या होगी हमें ये भी बताना है दोस्तों कि विलयन की प्रकृति क्या होगी। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर दिया गया यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है वो दे रखा है 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल प्रति लीटर। ठीक है, हो तो उस विलयन की पीएच ज्ञात करना है पहले और उसके बाद हमें बताना है कि विलयन की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना, हमें दिया गया है दोस्तों हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है जी, H+ को बड़े कोष्टक में लिखने का मतलब है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, और ये देखिए 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल प्रति लीटर दे रखा है। ठीक है, और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है पीएच का मान। किसका मान ज्ञात करना है? पीएच का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा, हम जानते हैं दोस्तों, चूंकि पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -log H+ होता है। ठीक है ना, -log H+ होता है। अब देखिएगा यहाँ पर पीएच इक्वल टू -log और H+ के स्थान पे क्या जाएगा 1 × 10⁻⁴ ये आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको पुट कर दिया, यानी H+ के स्थान पे क्या लिख दिया 1 × 10⁻⁴ लिख दिया। ठीक है, अब आगे हल करते हैं तो pH बराबर, अब यहाँ पर हल कैसे होगा दोस्तों, ये -4 जो है ये माइनस के साथ आएगा, तो यानी कि घात पे है तो ये आगे आ जाएगा, तो माइनस और कोष्टक में आ जाएगा -4, यानी कि जो माइनस की संख्या है, घात पे जो माइनस संख्या है वो आगे आएगी और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो -4 और यहाँ पर बच गया log और 10। ठीक है जी, log 10 हमारे पास बच चुका है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, इसी तरह समझना है, तो हमारे पास इधर चल रहा है pH बराबर, अब देखिएगा यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी क्या है माइनस, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 4, और आप जानते हो log 10 का जो मान होगा दोस्तों, याद रख लेना 1 होता है, ऑलवेज कितना होगा 1, log 10 का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो pH बराबर हमारे पास कितना गया 4 आ गया। कितना गया pH का मान 4। अब ध्यान देना, pH 4 आने का मतलब क्या है कि विलयन कैसा विलयन के बारे में कैसा पता लगाएंगे कि विलयन किस प्रकृति का होगा। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों कि यदि विलयन की pH का मान 7 से कम है, यानी 6.9 भी है तब भी, तो यदि विलयन की pH का मान 7 से कम है तो विलयन जो होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। और यहाँ पर जो pH आ रही है कितनी आ रही है 4, इस प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं, जो विलयन होगा दोस्तों वो कैसा होगा, विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसको हल करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे मैंने जो नोट्स करवा रखे हैं, नोट्स का हल करवा रखे हैं, उन वीडियो में जाकर के भी आप इनको देख सकते हो। ठीक है, वहाँ भी मैंने इस क्वेश्चन को हल करवा रखा है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से इसको समझते रहना है और हल करते रहना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो हमने 4 यहाँ पर लिखा, इसमें हमने 3 क्वेश्चन देखे। पहला pH में P व H का अर्थ बताइए, या सूचक P और H किसका सूचक होता है ये हमें बताना है, उसके बारे में हमने जाना। दूसरा, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, ये भी हमने जाना दोस्तों। और यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल प्रति लीटर हो तो उस विलयन की pH कैसे ज्ञात करेंगे वो भी हमने देखा, और विलयन की प्रकृति क्या होगी, अब प्रकृति कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा मैंने यहाँ पर जानकारी दे दी है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें पहला जो I के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है कि अम्ल से धात्विक ऑक्साइड है ना, अम्ल से धात्विक ऑक्साइड, अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार से है ना, किस प्रकार से होती है, एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए, ये हमसे पूछा गया है। एक उदाहरण में दोस्तों यहाँ पर देना है। ठीक है जी, यानी अम्ल जो है उसकी धात्विक ऑक्साइड से भी क्रिया करवानी है, और वो किस प्रकार से होती है इसका हमें एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो ध्यान समझना, जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो दोस्तों ध्यान देना, लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। यानी अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा? लवण और जल का निर्माण करेगा। तो अपन लिख देंगे कि अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करता है, ये लिखना है मैं ना, धात्विक ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा दोस्तों? ये निर्माण करेगा लवण और जल का, लवण और जल का निर्माण करेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बता देना है कि जो धातु ऑक्साइड जो होता है दोस्तों, धातु ऑक्साइड जो होता है ये हम कहें कि पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि हम जानते हैं कि लवण और जल तभी बनता है दोस्तों जब अम्ल और क्षार की मध्य क्रिया होती है। कब बनेगा? जब अम्ल और क्षार की मध्य क्रिया होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमें अम्ल तो दिया गया है, लेकिन इसके साथ इसकी क्रिया करवा के धातु ऑक्साइड से, इसका मतलब जो धातु ऑक्साइड होगा दोस्तों, इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। तो हमें यहाँ पर ये भी लिख देना है कि यहाँ पर धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की यहाँ बात की गई है यहाँ पर, तो हम एग्जाम्पल इसका दे देते हैं दोस्तों। जैसे HCl, क्या है? HCl। अब अम्ल जो है धातु ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया करवा देते हैं। किसके साथ? कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक धातु ऑक्साइड के रूप में है। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से बनने वाला है CuCl2, है ना। क्या कैसे बना ये भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर है H+, ये इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा H+ और Cl-। ठीक है, इसी प्रकार जब इसको तोड़ेंगे तो Cu+2 और O-2 बनने वाला है। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, जो इधर का प्लस वाला इधर के माइनस के साथ जाएगा और इधर का प्लस वाला इधर के माइनस के साथ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर Cu+2 है, तो Cu+2 और यहाँ पर Cl-, तो 2 इससे गुणा होगा, 1 इससे गुणा होगा, तो क्या बन गया? CuCl2 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों H2O। क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। अब इसको अपन बैलेंस कर देते हैं दोस्तों, ध्यान देना। बैलेंस वैसे जरूरी भी नहीं है कि बैलेंस करो, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है इधर, और इधर अपन को 2 लगा देना है। ठीक है, इसी प्रकार इधर क्लोरीन 2 था, इधर भी कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि बता देना है कि अम्ल से धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो हमें बताना है दोस्तों कि अम्ल जो होता है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। और यहाँ पर अपन बता सकते हैं कि यहाँ पर धातु जो ऑक्साइड है वो कौन सी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। और इसका हमें एक एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा ये 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बाकी रूप में जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान देना कि हमें दिया गया है यहाँ पर वाक्य रूप में 2 प्रबल अम्लों, ना 2 प्रबल अम्लों व 2 प्रबल सारों के उदाहरण दीजिए। यानी कि हमें दोस्तों 2 प्रबल अम्लों और 2 प्रबल सारों के यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है ना। तो देखो हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी था कि जो प्रबल अम्ल होते हैं उनकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों HCl और H2SO4। ठीक है, और भी अगर पूछा जाता है तो हम लिख सकते हैं क्या लिख देंगे? HNO3 लिख देंगे। ठीक है, ये प्रबल अम्ल होते हैं। लेकिन हमसे 2 पूछा गया है, मात्र हमें 2 ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, कि जितना पूछा जाए उतना ही हमें देना है। भाई फालतू में क्यों देंगे अपन? नंबर ज़्यादा आ रहे नहीं आ रहे, तो फिर जितना पूछा उतना दो ना यार, सही नहीं। तो यानी कि प्रबल अम्लों के उदाहरण हो गए HCl और H2SO4। ठीक है, इसी प्रकार प्रबल सारों के बारे में पूछा गया, प्रबल सार, तो हम दे सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे NaOH और साथ में KOH। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रबल सारों के क्या हो गए? उदाहरण हो गए। बस इतना सा बताना, ज़्यादा बताने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स के रूप में जो दिया गया है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर स है ना, अपन कह सकते हैं स के रूप में जो क्वेश्चन है वो क्या है ना, समझना है ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि लाल चींटी के डंक में, लिख देता हूं मैं, लाल चींटी है ना, देखी तो होगी, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी जो होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमें बताना है दोस्तों, जो लाल चींटी होती है जब हमारे शरीर के किसी भी भाग पर डंक मारेगी तो हमारे शरीर में एक अम्ल छोड़ती है, और उस अम्ल का नाम होता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम होता है? फॉर्मिक अम्ल, या इसको हम मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाल चींटी जब डंक मारती तो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ते हैं। और पता है क्या होता है भाई साहब, ध्यान देना, वहां पर जब डंक मारती है तो वहां पर जलन और दर्द का अनुभव होने लगता है, और साथ में लाल लाल धब्बा भी वहां पर बन जाता है। ठीक है, चलो जी हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन
दोस्तों ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमने 5 की बात किया, तो इसमें 3 क्वेश्चन हमारे को अवश्य के रूप में दिए गए। पहला, अम्ल से धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, एक उदाहरण देना, हमने इसके बारे में समझा। दूसरा था 2 प्रबल अम्लों व 2 प्रबल क्षारों के उदाहरण दीजिए, ये भी हमने इनके बारे में बताया और उदाहरण दिए। इसके बाद लाल चिड़ी रंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी हमने देखा। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ही आराम से उनका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और मैं गारंटी साथ दे सकता हूं दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इससे बाहर अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ा तो कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, और साथ में अगर आपको फिर भी और ज़्यादा क्लियर करना है तो मेरा पूरा लेसन के बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 6। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 इसमें भी अ के रूप में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में अ के रूप में पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान समझना कि उदर में, ध्यान समझना, उदर में अम्लता की शिकायत होने पर किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ध्यान देना, उदर में, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, उदर में अम्लता की शिकायत होने पर, अम्लता की शिकायत होने पर, शिकायत होने पर किस लवण है ना, किस यौगिक बोल सकते हैं अपन, किस यौगिक का उपयोग, यौगिक का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, यानी कि उदर में अम्लता की शिकायत होगी तो किस यौगिक का उपयोग किया जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर वैसे मैं बता दूं आपको कि क्या होता है ना, कभी कभार जब उदर में अम्लता की शिकायत हो जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है दोस्तों वो अधिक मात्रा में बनने लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पेट में दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है, और फिर इससे राहत पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ध्यान देना, तो यहाँ पर पूछा गया उदर में अम्लता की शिकायत होने पर किस यौगिक का उपयोग किया जाएगा, हम कहेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसका प्रयोग करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका जो फॉर्मूला होता है इसको अपन बोल सकते हैं MgOH का होल क्वाइज, इसका दोस्तों अपन उपयोग करते हैं। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, किसका उपयोग करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अपन उपयोग करते हैं, और इसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि उधर में अम्लता की शिकायत होने पर किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ब के रूप में, क्वेश्चन नंबर 6 का ब के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। ध्यान सुनना, अम्लीय वर्षा, तो लिखता हूं मैं यहाँ पर अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो ध्यान सुनना, जब वर्षा जल की पीएच का मान, ध्यान ना, जब वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम होता है, किससे कम होता है, 5.6 से कम होता है। जब वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। और इससे क्या होता है दोस्तों, पेड़ पौधे जीव जंतुओं से के साथ साथ पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अम्लीय वर्षा किसे कहे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या बोलेंगे अपन कि जब वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और साथ में लिख सकते हैं कि इसके कारण पेड़ पौधे जीव जंतुओं के से साथ साथ पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में स के रूप में दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, स के रूप में दिया गया है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। ध्यान देना, क्वेश्चन है हमारा विरंजक चूर्ण, है ना, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। यानी जो विरंजक चूर्ण है दोस्तों इसका हमें रासायनिक नाम और इसका सूत्र बताना है। ठीक है, यानी रासायनिक सूत्र बताना है। तो ध्यान देना, विरंजक चूर्ण होती है, पहले तो हम बता दें विरंजक चूर्ण बनती कैसे हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप मेरी जो वीडियो बनी हुई है उनको जाकर के देख सकते हो। लेसन नंबर 5 के बारे में पूरा मैंने डिटेल से वहाँ पर बता रखा है। ठीक है, और वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि की, इस प्रकार से मैंने वीडियो डाल रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पर पूछा गया है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
क्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है और इसका जो सूत्र होता है CaOCl2, है ना। क्या सूत्र होता है दोस्तों? CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमसे पूछा गया कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए, तो रासायनिक नाम क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका जो सूत्र हुआ वो क्या हो गया? CaOCl2, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं दोस्तों और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी जाके इसका आप पूरा बेनिफिट आप उठा पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने 3 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया। पहला क्वेश्चन था उदर में अम्लता की शिकायत होने पर किस यौगिक का उपयोग करता है, उसके बारे में हमने जाना। दूसरा है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने जाना। तीसरा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए, इसके बारे में दोस्तों हमने बात की, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, और तब तक इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।